स्वागत है आप सभी यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज जो है हम अपना एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अपनी, उसका चैप्टर नंबर 3 यानी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री बुक का, वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक हमने जो 2 चैप्टर्स अपने पढ़े हैं उसमें हमने सीखा है कि किस तरीके से जो इतिहासकार होते हैं वो अतीत की खोज करते हैं, और बहुत सारी उसमें जो टर्म्स होती हैं हमारी हिस्ट्री की वो हमें वहाँ पर देखने को मिली है। कौन सी खेती सबसे पहले की गई थी, कहाँ पर की गई थी, कौन सा जो जानवर है वो पालतू जानवर बनाया गया था। तो अगर आप सभी को अभी भी ये क्वेश्चन याद हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो अपना ये चैप्टर 3 जो है हम अपना करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो है एनसीईआरटी बुक कवर करना, क्योंकि बेसिक होता है वो आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, आरंभिक नगर हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे कि जो एक आरंभिक नगर है वो कौन सा रहा है, किस तरीके से उसका विकास हुआ है, किन किन चीज़ों की जो अवशेष है, कौन कौन सी वस्तुएं जो है वहाँ पर मिली हैं, क्या वहाँ का खान पान रहा था, किस तरीके की वस्तुएं अपनाते थे। तो बेसिकली इस चैप्टर में है हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि एनसीईआरटी बुक का एक तरीके से स्पेशल चीज़ यही है क्योंकि ये 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए लगाई गई है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले एक छोटी सी स्टोरी देते हैं हमें, तो ये भी हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती है। तो देखिए, पुराने भवन का संरक्षण, इसमें जो है 2 जो यहाँ पर ये व्यक्ति मतलब बच्चे दिखाए गए हैं 2, एक का नाम है जसपाल और एक का नाम है हरप्रीत। ये अपने घर के पास में क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं, तो उन्हें जो है गली के बच्चे भूतह घर कहते थे, यानी कि किस घर की तारीफ़ कर रहे थे, जिस घर को भूतह घर कहते थे। जैसे कि अगर आप सब ने भी देखा हो कि आपकी गली में कोई ऐसा घर हो जो बहुत पुराना हो, बहुत ज़्यादा, जैसे कि मूवीज़ जो हमारी होती है मूवीज़ भूत वगैरह वाली, तो उसमें हम देखते हैं कि इस टाइप के जो घर हैं, हवेलियाँ, वो हमें देखने को मिलती है। तो हम भी क्या करते हैं, उन घरों को बचपन में हमने भी क्या कहा है, भूत वाला घर कहा है। इसी टाइप से जो है जसपाल और हरप्रीत को क्या लग रहा था, ये तो भूत वाला घर है और इसकी लोग तारीफ़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पर बताया गया है कि एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्श होती है, हमारी नक्काशी होती है, वो देखी है। एक ने ऐसा कहा। दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत की व्यवस्था करें। तो ये सारी बातें सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव आखिरकार क्यों है। तो अब जो है हम इससे स्टार्ट होता है हमारा हड़प्पा की कहानी। तो जो हड़प्पा है, आपको पता होगा ये हड़प्पा नाम कैसे रखा गया है, नहीं पता तो हम आते आते इस चैप्टर को ख़त्म करते करते काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए, अक्सर पुरानी जो इमारतें होती हैं अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय क्या हुआ था, इंजीनियर जो थे उन्हें अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि अभी वर्तमान में ये जो हड़प्पा पुरा स्थल है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो उन्होंने सोचा, यानी कि इंजीनियर जो थे उन्होंने सोचा कि ये ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें हमें मिल सकती है रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए। तो ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें तो हमारी नष्ट हो गई, जो इतनी इम्पॉर्टेंट इमारतें होती हैं हमारी, ठीक है, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। हाँ, यानी कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं, पुरातत्वविद कौन होते हैं, हर बारी आपका ये जो टर्म है ये आएगी, आपको पता होना चाहिए पुरातत्वविद कौन होते हैं। जो ऐसी वस्तुएं जो पुरास्थल जो होते हैं, पुरास्थल, देखिए आपको ध्यान रखना, पुरास्थल क्या होता है, पूरा जो स्थल होता है वो ऐसा स्थल होता है जहाँ पर क्या है, हमें वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। यानी कि जो हमारी जैसे इमारतें वगैरह हो गई और हमारे जो वस्तुएं वगैरह हो गई, इन सब के अवशेष मिलते हैं, उसे पूरा स्थल कहते हैं। और इन वस्तुओं के अवशेषों की कोई अध्ययन करता है, कोई स्टडी करता है, तो उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो है यानी कि 80 जो साल पहले क्या हुआ था, पुरातत्वविदों ने ये जो स्थान है खोज निकाला और इसके खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक थे। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, यानी कि
इस उपमहाद्वीप में, जहाँ पर हमारा भारत भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, तो इस उपमहाद्वीप में सबसे पुराने जो देखा जाए शहर वो कौन सा रहा है, कौन सा नगर रहा है, ये हड़प्पा नगर रहा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इतिहासकारों के लिए, क्योंकि इतिहास की रचना करनी है उन्हें, कब से कहाँ से क्या क्या चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो सारी चीज़ें खोजनी है उन्हें, ठीक है। तो चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें, चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी ये जो हमारा जो खोजा गया था, इसे हड़प्पा नाम दे दिया गया। हड़प्पा जो है, इसे कई बार इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी के पास में ये जो हड़प्पा सभ्यता है पनपी थी, यानी कि इसमें रहने लग गए थे लोग, आरंभिक नगर बसा था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है कि इन शहरों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? 4700 वर्ष पहले हो चुका था इन शहरों का निर्माण। इन नगरों की विशेषता क्या रही है वो हमें देखना है, और सबसे पहले हमें जो है थोड़ा सा फोकस अपना इस पे करना है। क्या ये हमारा, इसे अच्छे से देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो कहाँ कहाँ पर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। पहले भारत और पाकिस्तान हमारा डिवाइड नहीं हुआ था, तब तक जो है ये हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है वो इन स्थानों पर भी रहे, यानी पाकिस्तान के कुछ स्थानों पर रहे हैं, ठीक है। जो अभी आधुनिक पाकिस्तान हो चुका है, पंजाब के कुछ स्थानों पर रहे हैं। सिंध प्रांत जो है हमारा, उसमें भारत के अंदर देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांत जो हो गया, प्रांत यानी कि राज्य, इन सब में जो है हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है। किस तरीके की वस्तुएं मिली है? जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी, ठीक है। पत्थर के बाट मिले हैं, मोहरे मिली हैं, मनके मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, और पत्थर के लंबे लंबे क्या मिले हैं, हमें लंबे लंबे ब्लेड भी मिले हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक नगर जरूर बसा था, कोई ना कोई एक सभ्यता का निर्माण जरूर हुआ था। अब देखिए, इन नगरों की क्या विशेषता थी, यानी कि ये जो नगर था हड़प्पा सभ्यता का, इसकी क्या विशेषता थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था, ठीक है। पश्चिम भाग जो छोटा था, और लेकिन देखो जो छोटा भाग था वो पश्चिम में था, आपको ध्यान रखना है, छोटा भाग पश्चिम में था, लेकिन वो क्या था, ऊंचाई पर स्थित था, आपको ध्यान रखना है। और जो पूर्वी भाग था वो कैसा था, बड़ा था पूर्वी भाग, पर वो नीचे स्थित था। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो छोटे वाला भाग है जो ऊंचाई पर स्थित था, उसे क्या नाम दिया गया? पुरातत्वविदों के द्वारा दुर्ग नाम दिया गया, ठीक है। और जो नीचे के इलाके में स्थित था, यानी कि जो बड़ा शहर पूर्व के हिस्से में था, जो नीचे के इलाके में स्थित था, उसे निचला शहर दिया गया नाम, क्योंकि वो नीचे के हिस्से में था, आपको ध्यान रखना है। तो और ये जो दुर्ग है इसके चारों तरफ क्या किया गया था? इसे चारों तरफ पक्की ईंटों से क्या किया गया था? एक दीवार, 4 दीवारें की गई थी, जिससे क्यों की गई थी? क्योंकि निचले शहर से उसे अलग करने के लिए 4 दीवारें की गई थी। निचला शहर मान लो ये नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ ऐसे दुर्ग है, इसके चारों तरफ क्या किया है? दीवार खड़ी कर दी गई है। क्यों? क्योंकि इसे निचले शहर से अलग करना है, ठीक है। अब देखिए, दोनों हिस्सों में 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों साल बाद भी आज तक भी जो दीवारें हैं वो खड़ी रही हैं। दीवार बनने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जैसे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब देखिए, कुछ नगरों के जो दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, खास तालाब बनाया गया है मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मोहनजोदड़ो में क्या है? तालाब बनाया गया था, और पुरातत्वविदों ने उसको क्या नाम दिया? उसे महान स्नान गृह भी कह सकते हैं, फिर महान स्नान गृह कहा जा सकता है, ठीक है। ये कहा गया पुरातत्वविदों के द्वारा। ये जो तालाब था, इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का जो इस्तेमाल है वो किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर पर ऊपर चारकोल की जो परत है वो लगाई गई थी, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अभी जो है ईंटों के ऊपर सीमेंट लगाई जाती है, उसी टाइम पर जो है चारकोल लगाया जाता था। जैसे कि आपकी जो सड़कें पहले बनती थी वो चारकोल से बनती थी, ठीक है। और फिर हमें ध्यान रखना है, इसमें आके बताया कि इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी, आपको ध्यान रखना है। तो सीढ़ियाँ भी थी इसमें, और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था और उपयोग करने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये मोहनजोदड़ो में जो ये महान स्नान गृह है वो क्या है, एक खास विशिष्ट जो अवसर हुआ करता था उसी पर इसे भरा जाता था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो हमारे मोहनजोदड़ो जो है उसके जो क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं।
देखिए सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी के आसपास ये रहा है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है इसे। सिंधु नदी में जो इसकी सहायक नदी है सिंधु नदी की झेलम नदी है, चेनाब नदी, रावी नदी है, और ये हमारा हड़प्पा, क्योंकि ये इसी के पास रहा है तो ये हड़प्पा है, और सबसे पहले इसे खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कई बार इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। राखी गढ़ी भी जो है एक स्थान है, कालीबंगन भी स्थान है, कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है। गम ये भी आपका स्थान है। मोहनजोदड़ो जो है ये आपका पाकिस्तान में जा चुका है, और ये आपका चुनहुदड़ो भी है जो इम्पोर्टेंट रहा है इसमें हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। चुनहुदड़ो में ज़्यादातर क्या हुआ था कि जो शिल्पकारी जो है, यानी कि मनके बनाना, इस टाइप की जो चीज़ें हुआ करती थी, शिल्पकारी जो चीज़ें थी ज़्यादातर चुनहुदड़ो में हुआ करती थी, और चुनहुदड़ो में भी जो गणेश्वर जो स्थान था वहाँ पर हुआ करती थी। तो ये मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो धोलावीरा है, धोलावीरा गुजरात में है, और इसी के पास में ये लोथल भी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी अरब सागर है। इस तरीके से ये जो है हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं इस तरीके से थे, ठीक है। एक तरीके से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया है। अब देखिए कालीबंगन और लोथल जैसे जो अन्य नगर हैं उनमें अग्निकुंड मिले, आपको ध्यान रखना, कालीबंगन और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े जो गृह हैं, यानी कि जो घर है बड़े बड़े, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। फिर ये आप देख सकते हैं महान स्नान घर जो मोहनजोदड़ो का बताया गया था वो यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं बीच में ये पानी भरने का ये था, यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो उतरने के लिए बनाई गई थी। एक तो ये रही, एक दूसरी साइड होगी, हमें दिखाई नहीं दे रही है, शायद इस साइड होगी, ठीक है, इस तरीके से, और चारों ओर इसके कमरे हैं, ठीक है। तो ये था। अब देखिए भवन, नाले और सड़कें। तो इन नगरों, ये जो नगर थे इनमें जो घर थे वो आमतौर पर कैसे होते थे, 1 या 2 मंजिले होते थे घर, यानी कि जो 1 या 2 मंजिल के घर होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का, थोड़ा छोटा कर लेती हूँ इसे, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर किस तरीके का था, जो घर होता था उसके बीच में क्या होता था, उसके बीच में आंगन होता था, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर कमरे हुआ करते थे, आपको ध्यान रखना है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर भी होता था, अपना खुद का एक अलग स्नानघर भी हुआ करता था, और कुछ घरों में कुएं भी हुआ करते थे, आपको ध्यान रखना। कुएं इस प्रकार से बनाए जाते थे कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर पानी पी सकता है और उसे अंदर का कुछ भी ना दिखे, इस तरीके से होता था, ठीक है। अब देखिए कई नगरों में ढके हुए नाले भी होते थे, ठीक है। जो नालों की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी थी वहाँ पर, यानी कि जो हमारे गंदा पानी जो निकलता है नालों में उसकी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो कई नगरों में क्या थे, ढके हुए नाले थे, जिसकी वजह से जो बीमारियाँ वो नहीं होती थी। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, ढलान की गई थी। आपने देखा है जब हमारी नालियाँ बनती हैं तो उनमें थोड़ी सी ढलान होती है, जिससे पानी का रिसाव हो सकता है, ठीक है, पानी निकल सकता है, ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था, यानी कि घरों की जो नालियाँ होती थी उसे क्या किया जाता, सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। अगर आपने पुराने घर अगर गांव में देखे हैं तो आपने देखा होगा कि जो आपके घर के अंदर जो नाली होती है उसे दीवार की सहायता से क्या किया जाता है, उसे बाहर की, यानी घर के बाहर की नाली से जोड़ा जाता था, सड़कों की नाली से जोड़ा जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रहा है, ठीक है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती है। और फिर आपने देखा है कि बहुत सारी नालियाँ, मानो ये नाली इस गली से निकली है, ये नाली इस गली से निकली है, नाली इससे निकली है और ये नाली इससे निकली है, यहाँ पे एक बड़ा नाला है, इसमें जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। जिस टाइप से आप सीवर वगैरह देखते हैं वैसी चीज़ आप यहाँ पर सोच सकते हैं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मेन होल यानी कि कभी भी उन्हें उठाया जा सकता है और नालियों को साफ़ किया जा सकता है, वो मेन होल थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। और यहाँ पर बताया गया आपका घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, यानी कि एक प्लानिंग के साथ था। ऐसा नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका किसी एक क्षेत्र में ऐसी चीज़ थी, नहीं। इसके मोस्टली जितने भी हमने नाम देखे हैं अभी हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के, उन सब में ऐसी व्यवस्था थी, घरों की भी और नालियों की भी। और यहाँ तक कि जो ईंटें हैं वो भी एक जैसी देखी गई हैं। कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर वाला क्षेत्र देखा जाए, वहाँ से लेकर चाहे लोथल की बात की जाए, हर किसी में जो ईंट है वो बिल्कुल सेम साइज़ की रही है। तो योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग करके बनाया गया था। अब देखिए नगरीय जीवन। नगरीय जीवन की बात की जाए तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः शासक हो सकते हैं, क्योंकि शासक ही क्या करते हैं, नगर योजना बनाया करते हैं और वो अपने अंडर में जो श्रमिक हैं उन्हें रखते हैं और वो क्या है, जो इमारतें वगैरह वो बनाते हैं, ठीक है।
यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन होता है? जो मोहरों पर लिखता है या फिर किसी और चीज़ पर भी लिखता है, उसे लिपिक कहा जाता है। ठीक है, तो लिपिक भी हुआ करते थे इन नगरों में। इसके साथ साथ इन्होंने बताया है, क्योंकि आपने अगर आप अभी आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है उसे देखेंगे, तो यानी जो सिक्के वगैरह देखेंगे या फिर जो मोहर वगैरह हैं वो देखेंगे, तो उनके ऊपर आप देखेंगे कि एक अलग सी लिपि में जो है चीज़ें लिखी गई हैं और ड्राइंग वगैरह की गई हैं, जानवरों के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए लिपिक हुआ करता था। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु भी लेकर आते थे। साथ ही सुदूर देशों से किस्से कहानियाँ भी लेकर आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उससे बना हुआ नाला जो है यहाँ पर दिखाया गया। देखिए, ये जो सड़क है दिखाई गई है और ये जो घर है इनसे क्या है, यहाँ पर ये नाला है और ये दीवार की सहायता से नाला जोड़ा गया है और ये क्या है, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये कुआं दिखाया गया है जो घरों के अंदर होता था। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड आपको एक मोहर दिखाई गई है जिस पे जानवर का चित्र है। ये बस ये पहचाना गया है और इसकी जो ये लिखा गया है, लिखा हुआ अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, यानी कि अभी तक इसकी जो लिपि है वो पहचान में नहीं आई है, इसे नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, और ये जो है एक पक्की मिट्टी के जो खिलौने हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि इस टाइप के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ पर इस साइड अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो है आपके बाट दिखाए गए हैं जो हड़प्पा सभ्यता में तोलने के लिए, किसी भी वस्तु को तोलने के लिए जो बाट प्रयोग किए जाते हैं वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो बाट, इसको लेकर आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। जो बाट हैं वो क्या थे? चर्ट पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, किस पत्थर से? चर्ट पत्थर से बने हुए थे और इन्हें क्या है, बहुमूल्य जो पत्थर या फिर धातु को तोलने के लिए बनाया गया था। अब इस साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड आपके ये जो हैं ये मन के जो हैं ये दिखाए गए हैं जिन्हें क्या है, एक धागे में पिरोया गया है। यानी कि आपके जो छोटे छोटे मन के होते हैं उसी टाइप से इनमें भी बनते थे। अभी हम देखेंगे अपना नगर और नए शिल्प। तो देखो, आओ अब ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ये तो बेसिक सी बात है, इन चीज़ों से ये चीज़ें बनेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या चीज़ें मिली हैं? मन के मिले हैं, बाट मिले हैं और फलक मिले हैं। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं पत्थर की मोहरें जो है बनाते थे। अब ये मोहरें क्या होती हैं? ये जो मोहरें, जैसे कि आपने देखा होगा, आप कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अगर आप मानिए स्कूल में जाते हैं तो उनके पास, प्रिंसिपल के पास क्या होती है? एक मोहर होती है उस स्कूल के नाम की। इसी तरीके से वहाँ पर मोहर होती थी और ये क्या होती थी? ये आयताकार, रेक्टेंगल टाइप की होती थी। ठीक है, मोहरें जो हैं उनके ऊपर सामान्यतः जानवर के चित्र देखे गए हैं और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए जो खूबसूरत लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं वो भी बनाया करते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये जो है इसकी कितनी बारीकी से जो ये व्यक्ति यहाँ पर दिखाया गया, कितनी बारीकी से बनाया गया था ये। ठीक है, इसका मतलब कला बहुत अच्छी थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। अब देखिए, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो मेहरगढ़ है उसमें सबसे पहले कपास के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं कि सबसे पहले कपास जो है मेहरगढ़ में उगाई गई थी। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के फूलदान में के ढक्कन में या फिर इसके साथ साथ जो तांबे की वस्तु है उसमें चिपके हुए मिले हैं चांदी के। ठीक है, ये जो मतलब कि मोहनजोदड़ो है उसमें जो कपड़े हैं उनके जो अवशेष हैं वो चांदी के फूलदानों में चिपके हुए मिले हैं या फिर तांबे की जो वस्तुएं हैं उसमें चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी हुई जो तकलियाँ हैं वो सूत काटने के लिए प्रयोग की जाती थी, वो भी प्राप्त हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास जो परीक्षण है वो कर लेते हैं, यानी कि खास ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, विशेषज्ञ क्या होता है? विशेषज्ञ उसे कहा जाता है जो क्या करता है, खास ट्रेनिंग लेता है उस चीज़ को बनाने के लिए, जैसे कि पत्थर तराशना, ठीक है, या फिर मन के चमकाना,
तो मन के चमकाने का जो काम है वो विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता था उस टाइम पर, तभी तो आप देख सकते हैं जो, और इसके साथ साथ या फिर मोहरे वगैरह जो हैं वो बनाना हो गया। तो जैसे इन्होंने कहा है मूर्ति का चेहरा देखिए ध्यान से, उसकी जो दाढ़ी बनाई गई है वो कितनी मस्त बनाई गई है, आपको पता है ना, देखिए अभी हमने। तो इससे पता चलता है कि जो विशेषज्ञ है उसके द्वारा, विशेषज्ञ जो मूर्तिकार रहा होगा उसके द्वारा वो मूर्ति तैयार की गई होगी। हर व्यक्ति जो है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें पता है कि क्या सिर्फ ये नहीं पता हमें कि जो स्त्री है और पुरुष है वो दोनों मिलकर काम करते थे ऐसे या नहीं, ऐसे सबूत हमें नहीं मिले हैं। ठीक, अब देखिए फ्योंस, जैसे हमने कहा था ये फ्योंस जो है इसको लेकर आपसे पूछा जा सकता है ये फ्योंस क्या होता है। पत्थर और शंख ये क्या होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति से हमें मिलते हैं, ठीक है। पर जो फ्योंस होता है वो प्राकृतिक नहीं होता, वो कृत्रिम होता है, यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है। बालू जो होता है, बालू के अंदर या फिर जो पत्थर है उसके अंदर, पत्थर के चूरन के अंदर क्या कर दिया जाता है, गोंद मिला दिया जाता है, तो उससे वस्तु जो बनती है, उसके बाद उस वस्तु पर जो चिकनी परत चढ़ाई जाती है, उस चिकनी परत के द्वारा जो रंग है उसमें रंग में मिलाया जा सकता है, नीले और हल्के समुद्री रंग की चीज़ें मिली हैं तो उसको ही फ्योंस कहा जाता था। और फ्योंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, श्रृंगार की चीज़ें बनाई जाती थी फ्योंस के द्वारा, ठीक है। कच्चे माल की खोज, अब कच्चे माल की खोज के बारे में देखिए तो किस तरीके से हमें प्राप्त होते हैं। कच्चे माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या फिर पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, धातु हो गई, धातु के जो अयस्क हैं प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। यानी कच्चा माल क्या होता है, जो प्रकृति से हमें मिलता है, ठीक है, तो वो कच्चा माल होता है। या फिर किसान के द्वारा जो रुई हमें मिल रही है, कॉटन मिल रही है, और उस कॉटन से हम जो कपड़ा बना रहे हैं तो कॉटन क्या होती है, हमारा कच्चा माल होती है, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपका एग्जाम्पल दिया, कपास यानी कॉटन, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता है। और हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें जो है वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य जो पत्थर हैं, इन जैसे जो पदार्थ हैं वे दूर दूर से आयात किए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा। अब यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं आप, ये एक हल का जो खिलौना है वो बनाया गया, हल जो होता है जिसमें बैलों को बांधकर हल जो है जोते जाते हैं, ठीक है, हल जो है दिखाया गया है। तो ये जो है हल का खिलौना प्राप्त हुआ है हड़प्पा सभ्यता के स्थान से। तो ये जो है इससे प्रूफ होता है कि उन्हें हल की क्या थी, समझ थी, तभी तो उन्होंने खिलौना बनाया हल का, ठीक है। तो इसका मतलब खेती में जो हल है उसका प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया होगा हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, ठीक है। हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने तांबे का जो आयात है वो भी करते थे, यानी कि आयात यानी कि हम किसी वस्तु को बाहर से मंगवाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो तांबे का जो आयात हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने आसपास के देशों से करना शुरू करते थे। बेसिकली कहाँ से किया था उन्होंने, राजस्थान से करते थे तांबे का आयात, ठीक है। इसके साथ साथ जो एशिया का देश ओमान है, आपको ध्यान रखना ओमान, वहाँ से भी तांबे का जो आयात है वो किया जाता था। अब आपको ध्यान रखना कासा, कासा क्या होता है, तांबे के अंदर जब जो टीन मिलाई जाती है, ठीक है, टीन मिलाई जाती है उसको क्या है, कासा कहा जाता है। कासा बनाने के लिए तांबे के अंदर टीन मिलाई जाती है। और जो ये टीन थी वो कहाँ से मिलती थी, ये जो टीन थी आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से ली जाती थी। ये चीज़ें याद करने की आपकी यहाँ पर। और सोना जो है वो कहाँ से आयात किया जाता है, सोना आधुनिक जो कर्नाटक है, यानी कि हमारा जो कर्नाटक है भारत के अंदर, वहाँ से आयात किया जाता था। बहुमूल्य जो पत्थर है वो कहाँ से लिए जाते थे, गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लिए जाते थे। अब देखिए नगरों में रहने वाले लोगों के लिए जो भोजन है उसके क्या क्या स्रोत थे, हमें देखना है कि भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। जो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, हमें पता है लोग नगरों में रहते थे पर उसके अलावा गांव भी तो होते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहे जो हैं वो शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाना जानते थे, ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का जो प्रयोग है वो भी किया जाता था। हड़प्पा काल, जैसे मैंने बताया ना, जो हड़प्पा काल में जो हमें क्या मिला है, हल का जो एक खिलौना है वो हमें प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, लेकिन लकड़ी से बने हुआ जो एक हल है उसका खिलौना हमें प्राप्त हुआ है। इस क्षेत्र में बारिश भी जो है बहुत कम हुआ करती थी, जैसे कि हमने देखा बहुत सारे इसके मोस्टली जो क्षेत्र कहाँ पर है, ऊपर के साइड है जहाँ पर हमारा राजस्थान भी आता, गुजरात भी आता है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा वगैरह, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, बारिश कम होती है वहाँ पर। तो बारिश कम होती है तो खेती के लिए पानी चाहिए और इसके लिए वो क्या करते थे, सिंचाई करते थे, ठीक है, सिंचाई करते थे। और इसके लिए नहरें वगैरह जो हैं इन्होंने बनवाई थी।
ठीक। और पानी का जो संचय वो भी किया जाता था जरूरत पड़ने के लिए, और फसलों में सिंचाई भी की जाती थी। ठीक। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन सबको पालते थे। आपको ध्यान रखना है हड़प्पा वासी जो हैं किन जानवरों को पालतू जानवर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक। अब देखिए बस्तियों के आसपास तालाब और चराहा भी देखे गए हैं, मिले हैं यानी कि, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था, क्योंकि पानी की कमी थी वहाँ पर। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक। अब देखिए गुजरात में हड़प्पाकालीन जो नगर है उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना है हमें। तो गुजरात का जो कच्छ एरिया है उसमें उसके पास में ही जो धोलावीरा है वो स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया धोलावीरा कहाँ पर, गुजरात में, अभी हमने मैप में भी देखा था। ठीक है। तो कच्छ क्षेत्र जो है गुजरात में, वहीं के पास में जो खदीर बेत का जो किनारा है वहाँ पर धोलावीरा जो नगर है वो बसा हुआ था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो है 2 भागों में विभाजित थे, वहीं जो है धोलावीरा जो है 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। क्यों? अलग करने के लिए। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिली कुछ जो अवशेष है उसमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के जो पत्थर हैं खुदाई में पाए हैं, पर वो जो बड़े बड़े अक्षर में लिखे गए पत्थरों के ऊपर जो बड़े बड़े अक्षर लिखे गए वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं। ठीक है। इसके साथ साथ इन अभिलेख, क्योंकि आपको पता है जो पत्थर जैसे सतहों पर जो चीज़ें लिखवाई जाती हैं उसे अभिलेख कहा जाता है। तो इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसे छोटी वस्तुओं में पाए गए हैं। तो धोलावीरा में ऐसी चीज़ पाई गई है, वरना ऐसी मोस्टली चीज़ें लिखी हुई कहीं पर और पर नहीं पाई गई है। ठीक है। गुजरात की जो खम्बख्त, ये जो है इस खाड़ी के पास में साबरमती जो है हमारा, साबरमती आपको पता है साबरमती आश्रम भी है, साबरमती जो है उसकी उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा हुआ है। ठीक है। अब इस लोथल नगर के बारे में जानेंगे तो जहाँ पर कीमती जो पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। इस नगर में एक बड़ा जो भंडार गृह कहा जा सकता है वो भी प्राप्त हुआ है। इस भंडार गृह से कई मोहरे, मुद्रांकन और मोहर जो बंदी है यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने, गीली मिट्टी लगाई। ठीक है। मोहर बंदी क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक सामान जो है उसे बांधा, बोरी में बांध दिया, और उस जो बांधने के बाद जो जहाँ से, जैसे आपको पता होगा बांधने के बाद जो हमारी बंधने के बाद जो गांठ दिखाई देती है उस गांठ पर क्या लगाया, गीली मिट्टी लगा दी, और उस गीली मिट्टी के ऊपर मोहर जो बनाई गई है उस मोहर को छाप देती है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर वो मोहर में कुछ भी गड़बड़ है यानी कि मोहर टूटी फूटी दिखाई देती है तो उसका मतलब जो सामान है उसके साथ छेड़खानी की गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्र के टुकड़े, अंध बने मनके बनाने वाले जो उपकरण, जो मनके हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि मोहर बंद क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था सेम वही चीज़ है। ठीक। अब देखिए सभ्यता का अंत, रहस्य। इस सभ्यता का अंत किस तरीके से हुआ, ये हड़प्पा सभ्यता है, तो किसी का इसको एज इट इज़ कुछ नहीं पता है। जितने भी इतिहासकार हैं सब अपने आप से अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, बाढ़ आ गई होगी। ठीक है। इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग इसका अंत कब हुआ है, 3900 वर्ष पहले इसका अंत हुआ है। ठीक है। ये ध्यान रखना है। अचानक से जो नगर वगैरह हैं उन्हें छोड़ कर लोग चले गए थे। लेखन, मोहर और बाटों का जो प्रयोग है वो करना बंद कर दिया था। दूर दूर से जो कच्चा माल है उसका आयात काफ़ी कम कर दिया गया था। मोहनजोदड़ो में जो सड़क है उसे कचरे के ढेर में बनने लगे थे। यानी कि मोहनजोदड़ो की जो सड़क, इतनी बढ़िया सड़क हुआ करती थी जो एक योजना व्यवस्था के तहत बनाई जाती थी, अब जो है उन्हें कचरे के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया था। जल निकासी जो प्रणाली थी, जो नाले वगैरह बनाए जाते थे, अटैच किए जाते थे, उन्हें क्या है वो भी नष्ट होने शुरू हो गए थे। सड़क जो है झुग्गियों में बदलनी शुरू हो गई थी। ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ कैसे था, पर विद्वानों का ये कहना है कि नदियाँ सूख गई होंगी, किसी का ये कहना है कि जंगल का भी विनाश हो गया होगा, कोई ये कहता है कि ईंट पकाने के लिए जो ईंधन की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए वो जो है कहीं और चले गए होंगे।
कुछ कहते हैं मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास जो वाले जो मैदान है उसमें समाप्त हो गए होंगे, अब उन्हें खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, अब वो कहीं और पर चले गए। ठीक है, कुछ का इस तरीके से कहना है कि बाढ़ आ गई होगी, पर ये सारे जो कारण हैं वो हमें अच्छे से नहीं लग रहे हैं, मतलब स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नगरों का जो अंत है वो कैसे हुआ ये बात स्पष्ट नहीं हुआ। अगर मान लो बाढ़ आ गई है या फिर नदी जो है वो सूख गई है, तो इसका असर जो है कश्मीर से लेके जो हमारा नीचे धोलावीरा लोथल है वहाँ तक कैसे आ गया। ठीक है, एक एरिया में आ सकती है, इलाके में आ सकती है बाढ़, पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता है, पाकिस्तान से लेके भारत तक का जो आधा हिस्सा है वो हड़प्पा सभ्यता में था, तो उस सब में बाढ़ आ गई होगी, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो ये सारे रीज़न इम्पॉसिबल लगते हैं, पर जो भी हो ये इससे हमें ये पता चलता है कोई ना कोई परिवर्तन हुआ होगा जिसकी वजह से क्या है हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। और कब हुआ है? लगभग 3900 साल पहले। ठीक है, और इसके बाद जो है 1400 साल पहले ही क्या हुआ है, एक नए नगर के विकास का प्रमाण मिलता है, जिसके बारे में हम अध्याय 5 या 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो एक छोटा सा ये दे रखा है, इसे भी पढ़ लेते हैं। मिस्र जो है, मिस्र के बारे में कह रहे हैं ये, मिस्र में क्या है लगभग 5000 साल पहले क्या होता है, जो शासन है यानी कि जो शासन करने वाले हैं राजा, वो क्या करते थे, सोना चांदी हाथी जो दांत है लकड़ी या फिर हीरे जवाहरात जो हैं उन्हें अपनी सेनाओं के साथ दूर दूर तक भेजते थे। और इन्हें क्या है, इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनवाए जाते थे जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। और जब शासक मर जाते थे, राजा मर जाते थे, तो उन्होंने दफनाने के लिए, उनके शवों को दफनाने के लिए ये जो पिरामिड है उनके ऊपर बनाए गए। ठीक है, तो इस पिरामिड को यानी कि जो ये शव बनाने के लिए आप देख रहे हैं पिरामिड जो है, तो इसे मम्मी कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें हमें बताई गई है, बस सिंपल सी बात जो है। और इसके साथ हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर ख़त्म होता है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर देख लेते हैं, दुनिया का जो इतिहास है उसमें शवों का दफनाने की जो परंपरा है उसे देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा जो धन दौलत है वो खर्च की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है और हमने एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन जो है उसे अच्छे से कवर किया है। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।